अच्छा जी, हम कर रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नई बुक। और उसका हमने कल ये पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा था ना, समझ में आया था, पी और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन पढ़ा था हमने। उसका न्यूमेरिकल देख रहे हैं, उसके बाद चार्ज लॉ पर आएंगे। न्यूमेरिकल क्या लिखे, देखो बोला है द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 3 एटमॉस्फेयर। प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होता है। प्रेशर की यूनिट तो पास्कल होती है। प्रेशर यूनिट एटमॉस्फेयर भी होती है। प्रेशर बस स्मॉल सैंपल गैस 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बहुत सारी होती है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखा आपने, पास्कल से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, एटमॉस्फेयर भी होती है। एंड द वॉल्यूम इज 5 लीटर। ठीक है, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 2 एटमॉस्फेरिक व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक गैस है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें आपने गैस भरी हुई है। ठीक है, इसमें आपने गैस भरी हुई है। इस गैस का आपने प्रेशर काउंट किया, आपने किसी भी तरीके से प्रेशर निकाल लिया, वो प्रेशर आ रहा था 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था। ठीक है, और इस गैस का वॉल्यूम जब काउंट किया तो वो आ रहा था 5 लीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, आप प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं। प्रेशर रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, पिस्टन, ये जो पिस्टन है इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर से प्रेशर रिड्यूस होगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक से कम होकर 2 एटमॉस्फेरिक हो गया। तो जब पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वो वॉल्यूम क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अभी वॉल्यूम कितना 5 लीटर है, जो बढ़ेगा वॉल्यूम 7.5 लीटर बढ़ गया, 7.5 आ गया। तो हमारा फार्मूला पता है P1 V1 = P2 V2 होता है। हमें क्या निकालना है, हमें V1 पहला वॉल्यूम पता है, V1 पहला प्रेशर पता है P1, दूसरा प्रेशर पता है P2, दूसरा वॉल्यूम नहीं पता V2, हमें V2 निकालना है। तो P1 V1 = P2 V2, तो V2 निकालने क्या करेंगे, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 हो जाएगा। समझ आया ना, P2 नीचे चला जाएगा तो V2 पर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, P1 की वैल्यू 3, V1 की वैल्यू 5 और P2 की वैल्यू 2। इनको सॉल्व कर लो तो वॉल्यूम सॉल्व होकर V2 आ गया 7.5। देखो वॉल्यूम बढ़ गया, पहले वॉल्यूम कितना था 5 लीटर, वॉल्यूम बढ़ गया 7.5 लीटर हो गया। क्यों वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि आपने प्रेशर कम कर दिया था। प्रेशर कम कर दिया नहीं, प्रेशर को ऊपर उठाया, प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम 5 लीटर से 7.5 लीटर हो गया। ठीक है, ये दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है 770 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज इन द कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब ये भी नया यूनिट में, मिलीमीटर ऑफ Hg भी प्रेशर की यूनिट है, बहुत सारी यूनिट्स हैं। मिलीमीटर ऑफ Hg भी प्रेशर की यूनिट है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर की यूनिट है। बोला है 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, एक गैस है, ये यही वाली गैस है, समझ लो ये गैस है, इसका वॉल्यूम जो है जिस कंटेनर में मौजूद वॉल्यूम आप दिया हुआ है 700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम यूनिट पता है ना, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सब वॉल्यूम की यूनिट है। सेंटीमीटर से मीटर में नहीं करेंगे। अभी सबर करो, बता रहा हूँ ये छोटी, ये जब सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री में है ना, केमिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है, फिजिक्स में हम करते हैं, केमिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है हम कन्वर्ट करें, केमिस्ट्री में जो दिया हुआ है वैसे तरफ रखेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हम आते हैं MK सिस्टम में जाते हैं, ये केमिस्ट्री है। हमें बोले गैस है, तो ये गैस है कंटेनर में, उस कंटेनर का वॉल्यूम है 700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इस वक्त प्रेशर किस गैस का कितना है 650 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये भी प्रेशर की यूनिट है। अभी बस नाम याद रखो, ये इसकी डिटेल में नहीं होती है, बड़ी क्लास में जाकर डिटेल में हम 650 मिलीमीटर ऑफ Hg इस गैस का प्रेशर है। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस, अब बोले वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम करने का मतलब क्या होगा, पिस्टन को नीचे धकेला होगा, ऊपर धकेला होगा, पिस्टन को नीचे धकेला होगा तो वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम बोला हमने कितना था, वॉल्यूम 700 सेंटीमीटर क्यूब से वॉल्यूम कम करके 350 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। जब वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर अभी कितना है 650 है, देखो बढ़ के कितना हो गया 1300 हो गया, बढ़ गया। फार्मूला हमको पता है P1 V1 = P2 V2। पहला P1 हमें निकालना है, क्या अब अपने P2 फाइनल प्रेशर निकालना है। तो P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है ना, ये तो सिंपल हम इस तरह करते हैं। तो P2 बराबर हो जाएगा P1 की वैल्यू पुट करो 650 मल्टीप्लाई बाई V1 की वैल्यू पुट करो 700 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू पुट करो, तो सॉल्व करो 1300 मिलीमीटर Hg।
आपने जब वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया, 1300 हो गया। समझ आ गया तुम्हारे कल? अब हमारे चार्ल्स ला, चार्ल्स, ये भी साइंटिस्ट है, जैसा बॉयल चार्ल्स साइंटिस्ट का नाम है, इसा चार्ल्स भी साइंटिस्ट का नाम है। इस तरह बॉयल साइंटिस्ट का नाम है, इस तरह चार्ल्स भी साइंटिस्ट का नाम है। चार्ल्स ला क्या है भाई? चार्ल्स ला बोलता है इन 1787 फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स proposed this law to explain the relationship between volume and temperature, keeping the pressure constant. He said that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature of the pressure is kept on. अब चार्ल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी गैस के ऊपर एक लॉ दिया। इस तरह बॉयल से गैस के ऊपर लॉ दिया था ना, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन बताया उसने। इस तरह चार्ल्स भी साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक लॉ दिया गैस के ऊपर, उसने रिलेशन बताया वॉल्यूम और टेम्परेचर में। बॉयल ने बोला था कि अगर आप वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम और प्रेशर पे उसने लॉ दिया था बॉयल्स ने। चार्ल्स ने लॉ दिया वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। वो बोलता है, देखो चार्ल्स ये बोलता है, ये देखो मिसाल तौर पर ये गैस कंटेनर में मौजूद है, ठीक है, इसका इस वक्त वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है वॉल्यूम। बोलता है वॉल्यूम, अब इसके नीचे तुम लगा दो माचिस, आग लगा दो, ठीक है, आपने आग लगा दी। जब आग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसके गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। जब किसी देगची को आप नीचे चूल्हे पर तो क्या होता है, ढक्कन ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाता है ना। तो चार्ल्स ला भी यही बोलता है जब भी उसने बोला कि जब भी किसी भी गैस का टेम्परेचर और उसका वॉल्यूम में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर ऊपर जाएगा ना। टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। टेम्परेचर वो बोलता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोई भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर और उसका वॉल्यूम आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में तो रिलेशन बताया, और कौन सा, डायरेक्ट रिलेशन बताया। और बॉयल सर ने कौन सा रिलेशन बताया था, इनवर्स रिलेशन बताया था। प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन बताया था ना, कि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। बॉयल सर ने बताया था। और चार्ल्स ने बोला वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाओगे वॉल्यूम कम करता चला जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्शन यू ले रखेंगे, वी इज द यू लिखेंगे, वी इज डाल के प्रोपोर्शन टू टी, यू लिखेंगे ना। तो वी इक्वल जब लगाओगे तो कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब बॉयल्स ला ने क्या चीज़ कांस्टेंट कहा था, जो उसकी टेम्परेचर का। उसने कहा बॉयल्स ला ने ये कहा था कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और चार्ल्स ला ये बोलता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। वैसे कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कौन सा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप फर्स्ट करो, आप एक जगह आपने कमरे में हीट दे रहे हो, एक गैस को हीट दोगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसी कंटेनर को आप ज़मीन से बहुत ऊपर चले गए, बहुत केटू की पहाड़ी पे चले गए, वहाँ पर जब दे रहे हो तो वहाँ पर हवा का प्रेशर कुछ और होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जो टेम्परेचर दोगे वो वॉल्यूम उसी हिसाब से बढ़ेगा, उसी रेशियो से नहीं बढ़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझते हो ना, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर है, हर बंदे के ऊपर, हर बॉडी के ऊपर, जो चीज़ ज़मीन पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तब वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा। समझ आई? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है, यानी जिस एनवायरनमेंट में वो बॉडी मौजूद है ना, जहाँ पर तजुर्बा कर रहे हो, इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जिस जगह आप करोगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर ही होगा। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन की बिल्कुल नीचे की सतह पर आप 200 फुट नीचे ज़मीन में अपना गड्ढा खोद दिया, वहाँ जाके आप इसका तजुर्बा कर रहे हैं, और आपके माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी में चढ़ के वहाँ पर तजुर्बा कर रहे थे, बोल रहे थे, हालात हो गया। जब 200 फीट आप ज़मीन में गड्ढा खोदोगे और नीचे जाओगे ज़मीन के अंदर, तो वहाँ प्रेशर कुछ और होगा, आपके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर कुछ और होगा। और जब माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ते हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कुछ और होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज हो गया ना ये। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, एक ही सतह पर आप खड़े होकर
ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर बिल्कुल फिक्स हो, तो वहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा। जितना टेम्परेचर देते जाओगे वॉल्यूम उतना बढ़ता चला जाएगा, जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे वॉल्यूम उतना कम होता चला जाएगा। और बशर्ते है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट हो। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू KT हो जाएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा K। तो V और T को नीचे V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट K इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। देन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इसी तरह V अपॉन T, तो इसमें भी कहते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3, उससे चलता रहता है, सब कांस्टेंट होंगे। कैसे कांस्टेंट होंगे? यानी बोल रहा है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, अब देखो ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने फर्स्ट करो आपने एक ये सिलेंडर लिया, ठीक है ना, ये आपने सिलेंडर लिया हुआ है, इस वक्त इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, वो V1 हो गया। टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, आपने नोट कर लिया कम में कुछ होगा, वो T1 होगा। अब आपने V1 और T1 आपने नोट कर लिया, वो पता है V1 अब V अपॉन T कांस्टेंट आता है। अब आप इसको हीट दिया, हीट देने के बाद क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आपने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा और वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। अब V2 को T2 से डिवाइड करोगे वो भी वही कांस्टेंट निकलेगा जो V1 अपॉन T1 का कांस्टेंट निकला था। इस तरह P1 जिसमें उसमें बॉयस में क्या था ना हमने, इसे चार्ज में भी बोलता है V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन T3 से चलता चला जाएगा। समझ आ गई बात? ये है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसका रिलेशन किस चीज़ का बयान करता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। उसमें कांस्टेंट क्या चीज़ होनी चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। और बॉयस लॉ क्या रिलेशन बयान करता है? किसके दरमियान? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन बयान करता है। और उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। समझ आ गई बात? ये चार्ल्स लॉ क्या रिलेशन बयान करता है? डायरेक्ट रिलेशन बयान करता है। किसके दरमियान? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। ठीक है। और इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। और इसमें भी V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन T3, सब अपन में इक्वल आएंगे। समझ आ गई बात? ये अच्छा, ये उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर होता है। या केल्विन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है। तो अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? अच्छा, जब अब देखो कोई भी अगर आपको सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर है उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करोगे? उसमें 273 एक फिक्स वैल्यू है वो प्लस कर दोगे। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू फिक्स कर दोगे, ऐड कर दोगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 273 डिग्री कौन सा वैल्यू है? 0 केल्विन, विच इज 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पानी बर्फ बन जाता है। ठीक है। लेकिन 0 केल्विन पर क्या होता है? 0 केल्विन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है या 0 केल्विन बढ़ा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन के। और 270 अगर 0 केल्विन करना चाहो तो वो हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री केल्विन के। ये लिखा हुआ सब यहाँ पर देखें, 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना होगा? है और -270। आपने कभी सुना है टेम्परेचर ठंडा टेम्परेचर आपने कितना सुना है? माइनस, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं सुना ना। ये बोला -273, तो -273 कितना टेम्परेचर होगा?
सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है बर आज़म है, वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 बस। हम बात कर रहे हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अटेनेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं होता ही नहीं है, ये एक फर्जी तस्वुर है। ये होता कहीं पाया नहीं है, कहीं नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया था? -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं वो टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। कैसे? अब देखो, चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप टेम्परेचर कम करते गए, टेम्परेचर का वॉल्यूम कम होता गया, टेम्परेचर कम करते गए, वॉल्यूम कम होता गया। अब एक कंटेनर में गैस मौजूद है, आप उसमें टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, वॉल्यूम कम हो गया। टेम्परेचर और कम किया, वॉल्यूम कम हो गया। टेम्परेचर और कम किया, वॉल्यूम कम। क्या ऐसा हो सकता है आप टेम्परेचर इतना कम कर दो कि वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए? टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ से हो गया? मैं क्या बोल रहा हूँ? रूम टेम्परेचर नहीं है, मैं चार्ल्स लॉ की बात कर रहा हूँ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। बोलते आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाए तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। आपने टेम्परेचर और कम कर दिया तो वॉल्यूम और कम हो गया। आपने टेम्परेचर और कम कर दिया, वॉल्यूम कम हो गया। जिस चीज़ का वॉल्यूम कम करे वो क्या चीज़ है? गैस है ना। वो गैस का वॉल्यूम कम करे हो ना। आपने टेम्परेचर और कम कर दिया, वॉल्यूम कम हो गया। अब आपने उसका और टेम्परेचर कम कर दिया, वॉल्यूम और कम हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? वो आप टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ तो बोलता है कि टेम्परेचर कम, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करता जाऊँ, बहुत ज़्यादा कम कर दूँ, तो एक वक्त ऐसा आए कि वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। क्या वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है किसी चीज़ का? भाई वो कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है ना, वॉल्यूम तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता ना। वो चीज़ मौजूद है, ऐसा तो नहीं कंटेनर में कुछ भी नहीं है। जो कुछ गैस है ना, गैस है तो मौजूद। तो वॉल्यूम ज़ीरो का मतलब हुआ कि गैस ख़त्म हो गई। तो गैस ख़त्म तो नहीं हो सकती। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है? कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। एक चीज़ कन्वर्ट तो हो सकती है, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट तो हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। कोई भी बॉडी, कोई भी एनर्जी, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, वो कन्वर्ट हो जाती है। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएँ तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि गैस का वॉल्यूम कम होती है, ज़ीरो हो जाए। गैस का वॉल्यूम ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस कंटेनर में गैस मौजूद है। अगर वॉल्यूम ज़ीरो कर दिया, इसका मतलब उसमें गैस नहीं है। तो हम लोग वॉल्यूम जो गैस थी वो गई कहाँ पे? है ना। तो ये एक -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जो कि 0 केल्विन के बराबर है। और कहते हैं ये वो टेम्परेचर है जिस पर हमने सपोज किया हुआ एक आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब आइडियल गैस क्या होती पता है? एक है, हाँ सही बोला, क्या बोला? जो इजाद ही नहीं हुई। जो हम गैस हम बात करते हैं ना, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, वो तो हमें पता है ना ऑक्सीजन गैस है, इस वक्त हम सांस ले रहे हैं ना। अगर नहीं तो सांस नहीं लेते, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस मौजूद है कमरे में। आइडियल गैस, साइंसदानों ने एक तस्वुर आती है, गैस बनाई है, एक आइडियल गैस है जो जिस पर जब भी कोई चीज़ कोई फार्मूला बनाते हैं ना, वो फार्मूला नॉर्मल गैस पर अप्लाई नहीं होता, तो आइडियल गैस में फिट कर देते हैं। बोलते हैं आइडियल गैस में फिट हो जाएगी। कैसे देंगे कि ये सही में आइडियल गैस के ऊपर ही फिट करेगा वो बाकी गैस? क्योंकि देखो ना, अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। आप टेम्परेचर कम करते जाओ, वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ठीक है, मैं टेम्परेचर कम कर -2000 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, तो उसका वॉल्यूम तो कम होकर 0 हो जाना चाहिए। मैं टेम्परेचर कम करता जाऊँ, उस वक्त तक कम करता जाऊँ जब तक उसका वॉल्यूम 0 ना हो। तो वॉल्यूम तो 0 कभी हो नहीं सकता। और चार्ल्स लॉ बोलता है टेम्परेचर कम होता है वॉल्यूम 0, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम क्यों नहीं हो रहा? या तो चार्ल्स लॉ गलत है, या फिर कुछ और मसला है। इसका मतलब हम चार्ल्स लॉ तो सही है, लेकिन चार्ल्स लॉ इतने कम टेम्परेचर पर नहीं जाएगा कि माने आप -2000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो कंटेनर में गैस सब मौजूद है ना। वॉल्यूम खत्म होने का मतलब क्या हुआ? वो गैस ही निकल गई, गैस ही नहीं है। गैस का वॉल्यूम तो कम होगा, वॉल्यूम खत्म नहीं हो सकता। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर एक अज्यूम किया गया टेम्परेचर जो इस दुनिया में पाया नहीं जाता, इस दुनिया में पाया नहीं जाता। ज़्यादा टेम्परेचर तो पाया जाता है, मतलब हमारी ज़मीन में नहीं पाया जाता, और कहीं अल्लाह ने पैदा की तो हमें नहीं पता, ज़मीन में नहीं पाया था। -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर यह अज्यूम किया जाता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा।
ये साइंसदानों ने किसी तरह प्रूफ किया, वो तो बड़ी क्लास में जाओगे तो देखोगे अब किस तरह उन्होंने प्रूफ किया, क्या लॉजिक लगाया, क्या किया। लेकिन आपको छोटी क्लास में बस ये बताया जा रहा है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसको इन्होंने वर्ड यूज़ किया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जहाँ सलाम ने उसने सिर्फ टेम्परेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस्तेमाल किया। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यूज़ किया एब्सोल्यूट, हाँ। मतलब ये हुआ ना कि -273 डिग्री जो है उसका एक वो है टेम्परेचर है। तो यहाँ पे इसको यही बयान किया जा रहा है कि अगर हम गैस का वॉल्यूम जीरो कर दें, गैस का वॉल्यूम जीरो तो हो नहीं सकता। -273 डिग्री सेंटीग्रेड एक वो है, एक तस्वर करता गैस है, तो गैस ही टेम्परेचर है। तो ये हुआ ना, इसका मतलब कि जो एब्सोल्यूट जीरो है, इसका मतलब यही हुआ कि जो -273 डिग्री जो उसका टेम्परेचर है वो उसके ज़ीरो गैस को ना ज़ीरो होने तक के बराबर हो। नहीं, ज़ीरो कर देगा गैस का वॉल्यूम, लेकिन कौन सी गैस को? एक आइडियल गैस। रियल गैस से तो कर नहीं सकता ना वो, रियल गैस अपनी मौजूद नहीं, वॉल्यूम कम तो हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो तो वॉल्यूम नहीं हो सकता। ज़ीरो वॉल्यूम होने का मतलब क्या हुआ? भाई मेरे पास एक शॉपर है, आप 1 किलो दूध लेकर आते हो, अब मैं कहूँ 1 किलो दूध है, इसका वॉल्यूम कम करो, आप थोड़ा सा दूध बाहर गिरा दोगे, वॉल्यूम कम हो गया, आधा किलो हो गया, मैं थोड़ा सा और कम करो, आप बाहर गिरा दोगे। अब मैं कहूँ 1 किलो शॉपर है, 1 किलो की दूध की थैली है, उसके दूध की थैली पैक है पूरी, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कम करते जाओ, तो वॉल्यूम को आप थोड़ा सा क्या करोगे, उसको निकलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, आप उसको दबाओगे, कंप्रेस करोगे, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं तो वॉल्यूम गायब ही हो जाए। वॉल्यूम गायब होने का मतलब क्या? वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या हुआ? दूध ही गायब हो गया, ठीक है ना। दूध इसी तरह कंटेनर में गैस मौजूद है, चाहे तो गैस पे अप्लाई हो रही है, आप गैस में चूँकि मॉलिक्यूल की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, आप उसका वॉल्यूम ज़्यादा कम कर सकते हो, आप वॉल्यूम कम करते जाओगे कम, लेकिन एक वही खत्ता आएगी तो वॉल्यूम सिफर तो नहीं होगा ना। वॉल्यूम सिफर होने का मतलब उसके अंदर वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, यानी गैस गायब हो गई, तो गैस गायब तो नहीं हो सकती ना, वो आपने वॉल्यूम कम कर रहे थे, गैस आपका वॉल्यूम कम हो सकता है लेकिन गैस गायब नहीं हो सकती। गैस गायब होगी तो वॉल्यूम सिफर होगा, तो वॉल्यूम सिफर हो नहीं सकता। तो हमने कहा वॉल्यूम सिफर किस पर होगा, तो हमने एक आइडियल गैस तस्वुर कर लिया कि आइडियल गैस का वॉल्यूम सिफर हो सकता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिस पर किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, कि नॉर्मल गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब ये रिलेशन भी देख लो, ये दिया मैंने, देखो अगर ये टेम्परेचर केल्विन में बराबर होता है टेम्परेचर सेंटीग्रेड में +273। जब भी आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया हो और केल्विन में निकालना हो तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जितना भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर दिया गया, आप उसको केल्विन में निकालना हो तो क्या करोगे? 273 प्लस कर लोगे तो वो केल्विन में निकल कर आ जाएगा। और अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया गया हो और सेंटीग्रेड में निकालना हो तो जो आपको दिया हुआ 30 केल्विन टेम्परेचर है उसको सेंटीग्रेड में निकालना है, तो 30 - 273 तो वो सेंटीग्रेड में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन एक बताया। सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर दिया गया हो तो उसको केल्विन में कैसे निकालते हैं, केल्विन में टेम्परेचर दिया गया हो तो सेंटीग्रेड में कैसे निकालते हैं, ये आपको दिया गया है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, V1 अपन तो रिलेशन क्या बना, V1/T1 = V1/T1 = K, V2/T2 = K कांस्टेंट है, तो V1/T1 = V2/T2 दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। जिस तरह बॉयस में आपने देखा था P1 = P2 तो इसमें V1/T1 = V2/T2। ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर